हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, जहाँ पे हम इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट वे में समझेंगे। किसके माध्यम से? पिक्चर्स के माध्यम से और उसके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं कि कैसे एंड होता है, बट इसके एंड के बाद एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसको हम बोलेंगे वैदिक कल्चर या वैदिक पीरियड, जहाँ पे आर्यंस हमें देखने को मिलेंगे। ये माइग्रेट हुए थे हमारे देश के अंदर और यहाँ पे ये अपने साथ लोहे को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। इनकी बसावट कहाँ थी? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज में आके ये लोग बस जाते हैं और ये एक ना रूरल सिविलाइजेशन थी, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे ऋग वैदिक पीरियड को दो हिस्सों में बांटा गया था। इनके समय को ऋग वैदिक पीरियड का नाम देंगे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे राजाओं का आगमन हो जाता है, यहाँ पे नए नए स्टेट्स बनने लग जाते हैं, नए नए टाउन्स यहाँ पे डेवलप होने लग जाते हैं। आगे हम देखें तो हमारा नया टॉपिक है प्रिंसिप एंड पियदसी। तो यहाँ पे देखेंगे जेम्स प्रिंसिप के बारे में, और जो पियदसी हैं वो है हमारे अशोका। तो पहले देख लेते हैं पियदसी को। तो लोग उनको प्यार से पियदसी बोलते थे। इसका मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड, यानी देखने में बहुत ही सुखद, और जिनको देख के इनकी जनता बड़ी खुश हो जाती थी। जेम्स प्रिंसिप जो थे ये ऑफिसर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड किया है और स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी को इन्होंने भारत में डेवलप्ड किया था। ठीक है, आगे हम देखें द अर्लीस्ट स्टेट्स। तो यहाँ पे 16 महाजनपदास की बात करेंगे। एक टर्निंग पॉइंट रहता है 6th सेंचुरी BC के बाद। डाइवर सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, लोहा और कॉइन्स ये सब हमारे भारत में इंट्रोड्यूस हो चुके थे। अब महाजनपदास को जो रूल करते थे वो ज़्यादातर राजा हुआ करते थे। कहीं कहीं पे देखा गया है ओलिगार्ची सिस्टम, जहाँ पे गण और संघ इसको बोला गया है, और कहीं कहीं पे लोग कलेक्टिवली इसको हैंडल करते थे, जिनको राजाओं का नाम दिया जाता था, मतलब राजा बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी महाजनपद है 16 के 16, उन सब की अलग अलग कैपिटल हुआ करती थी, और जो कैपिटल होती थी ना वो प्रॉपरली तरीके से फोर्टिफाइड हुआ करती थी, यानी चारों तरफ से इसकी किलेबंदी हुआ करती थी, कोई भी ऐसे एंटर नहीं कर सकता है। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी, और इनके पास खुद की सेना होती थी, बड़ी और छोटी, जो बहुत पावरफुल हुआ करती थी। आगे देखें तो जो ब्राह्मण्स हैं 6th सेंचुरी BC के बाद, ब्राह्मण्स जो हैं वो संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज करना शुरू कर देते हैं, जिसको महासूत्रास का नाम दिया जाता है। जहाँ पे क्या लिखा गया था, जो राजा होते थे, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनके लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे गए हैं। और जो राजा होते थे वो अपने पड़ोसी राजाओं के ऊपर रेड मार देते थे, मतलब उनको लूट लिया करते थे, उनके जो रिसोर्सेज थे उनको अपना बना लेते थे, उनकी सेना जो है उसको भी हड़प लेते थे। तो ये सब चलता रहता था उस समय पे अपनी पावर दिखाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मगधा। तो ये सबसे पावरफुल महाजनपद रहा है, और इसके सक्सेस का कारण है इसके राजा, इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन, इसका एग्रीकल्चर और घोड़े और हाथी। ठीक है, तो इसके जो राजा हुए हैं वो कौन कौन हैं? जैसे सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी के जो राजा थे, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर महापद्मनंद। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस किंग थे, बहुत ही पावरफुल थे, बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया अपने एम्पायर को। और दूसरा क्या है ना, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी। जो कैपिटल थी ना राजगीर, वो चारों तरफ आयरन डिपॉजिट से घिरी हुई थी, और इसकी वजह से इनको वेपन्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। तो गैग्नेटिक प्लेन होने की वजह से यहाँ पे चावल की बहुत तरीके की वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती थी, इरिगेशन बहुत अच्छा हो जाता था। और नेक्स्ट है हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो घोड़े और हाथी तो हमारे भारत के राजा जो हैं वो अपनी सेना में रखते ही थे, और मगधा पहला ऐसा एम्पायर था जो 6000 हाथियों की सेना अपने साथ रखता था। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एन अर्ली एम्पायर, यानी यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था 321 BC के पास, और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपना एम्पायर फैला रखा था। ये हमें पता कैसे लगता है मौर्य एम्पायर के बारे में? जैसे इसके दो सोर्सेज हैं, एक है लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज में अगर हम देखें तो पहला आता है अर्थशास्त्र। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कौटिल्य कह लो, चाहे चाणक्य कह लो, चाहे विष्णुगुप्त कह लो,
जो चंद्रगुप्त के पीएम रहे हैं, और उन्होंने इस बुक में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में लिखा है। सेकंड अगर हम सोर्स देखें तो वो है इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, और ये एम्बेसडर रहे हैं सेल्यूकस निकेटर के। चंद्रगुप्त के टाइम पे ये उस कोर्ट में मौजूद थे, और उन्होंने कास्ट सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम के बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो यहाँ पे कुछ जटाकास, कुछ क्रॉनिकल्स जैसे महावंशा, दीपावंशा, तो ये सब बताते हैं कि भैया इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन कैसी रही थी मौर्यन एम्पायर के अंदर। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अशोका के समय के जो पिलर्स रहे हैं, केव इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, ये भारत और उसके सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए थे, और जेम्स प्रिंसेप ने इसको डेसिफर्ड किया था। सेकंड है मटेरियल रिमेन्स, तो यहाँ पे हमें कुछ मटेरियल्स भी मिले हैं, जैसे ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है, सिल्वर और कॉपर के पंच मार्क्स के कुछ सिक्के भी हमें मिले हैं जो मौर्यन एम्पायर को दर्शाते हैं। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जो है ना 5 सेंटर से रन किया जाता था, इसको कंट्रोल किया जाता था। ये बहुत दूर दूर थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तोशाली, पाटलिपुत्र, जो भारत और पाकिस्तान में फैले हुए हैं, ठीक है। और इनको जो कंट्रोल करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करती थी ना, वो राजा ही हुआ करता था। और राजा को एडवाइस करने के लिए कौन होता था? उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो, चाहे मंत्री परिषद भी कह लो। और मौर्यन एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि स्थानिका, और सब डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ग्रामिका। ग्रामिका में आपके गांव भी आ जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो इसमें 30 मेंबर्स हुआ करते थे, और उसमें सब कमिटीज़ हुआ करती थी। 6 सब कमिटीज़ हैं जो 30 मेंबर्स कंट्रोल करते थे, जिसमें नेवी है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस है, हॉर्सेस है, फुट सोल्जर्स है, चैरियट्स है, एलिफेंट्स है। जो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाली जो कमेटी है ना, वो क्या काम करती थी? वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करती थी, सोल्जर्स के लिए फूड प्रोवाइड करती थी, और सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस का रिक्रूटमेंट करती थी। अब यहाँ पे 2 बुक्स देखेंगे जो जस्टिस के लिए यूज करती थे। एक है धर्मसूत्रास, दूसरी है कंटक शोधना। धर्मसूत्रास में क्षत्रिय और राजाओं के लिए नॉर्म्स लिखे गए हैं, कंटक शोधना में आपका क्रिमिनल जो जुरिडिक्शंस है उसके बारे में लिखा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं तो और कमिटीज़ के बारे में हम देखेंगे, जहाँ पे 30 मेंबर्स हुआ करते थे, जो फॉरेनर्स के लिए, टैक्सेस के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड्स के लिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए, वेलफेयर के लिए यहाँ पे कमिटीज़ थी। और अशोका जो है वो अपने मैसेजेस पिलर्स पर, रॉक्स पर लिखवाते थे, जिसको धम्मा नाम दिया गया था। इसको फैलाने का काम धम्म महामत्तास करते थे, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा देते थे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू नोशन ऑफ किंग्स। नए नए राजाओं का जो आगमन होता है, जैसे चोला हैं आंध्र प्रदेश के, चेराज हैं केरला के, एंड पांड्याज हैं तमिलनाडु के। तो इन राजाओं का आगमन होता है। इनके साथ साथ अगर हम देखें तो सातवाहनास किंग भी आते हैं, शाक्यास भी आते हैं। सातवाहनास जो हैं ये सेंट्रल एशिया में अपना रूल करते हैं, और शाकास जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर अपना जमावड़ा बनाते हैं, जो गुजरात की तरफ है, जैसे रुद्रदमन। नेक्स्ट है डिवाइन किंग्स। ये अपने आप को बहुत पूजनीय मानते थे और अपने आप को भगवान की संतान मानते थे, जैसे कुशाना रूलर्स हैं, अपने आप को देवपुत्र बोला गया है। और ये इंस्पायर्ड हुआ करते थे चाइनीज रूलर से, क्योंकि वो अपने आप को सन ऑफ हेवन मानते थे। और इनकी जो हिस्ट्री है वो रिकंस्ट्रक्ट होती है इनके टेक्सचुअल ट्रेडिशन से, कॉइन्स से, और इनके कुछ स्टैचूज देखने को मिले हैं, जैसे माट मथुरा में देखने को मिला है, अफगानिस्तान में मिला है, बहुत बड़े बड़े स्टैचूज। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्ता एम्पायर, जो 4th सेंचुरी में आ गया था, और बहुत ही लार्ज स्टेट था, बहुत ही पावरफुल राजा इसमें रहे थे। और यहाँ पे सामंतवाद का उदय होता है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सामंत जो है वो राजा बन जाते हैं। और यहाँ पे हमें एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, प्रशस्ति जो हरिशैन ने लिखी थी अपने राजा के लिए, समुद्रगुप्त के लिए। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर से हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें तो यहाँ पे चेंजिंग कंट्री साइड, तो यहाँ पे कुछ परसेप्शंस लगाए गए हैं कि जो राजा हुआ करता था ना वो किस तरीके का होता था। तो एक कहानी है गंदा तिंदु, जहाँ पे एक बहुत ही बुरे राजा के बारे में बताया गया है कि कैसे वो लोगों से टैक्सेस वसूलता था, उसका रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था, लोग उसके डर से फॉरेस्ट में भाग जाया करते थे। तो ये सारी कहानियाँ हमें कहाँ से पता लगती हैं? ये पंचतंत्र, जटाकास, इनके द्वारा हमें इसकी कहानियों से पता लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजीज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस। तो किस तरीके से प्रोडक्शन वहाँ पर राइज अप होता है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि कैसे ट्रांसप्लांटेशन की बदौलत जो है पैडी
एग्रीकल्चर बहुत फलता फूलता है, बहुत तरीके की यहाँ पे वैरायटीज़ आती हैं, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि भाई बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और गंगा वैली में तो है ही वो। नेक्स्ट है हो एग्रीकल्चर, तो ये हो एग्रीकल्चर जिसको फावड़ा बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हिलियन टेरेन एरिया के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इरीगेशन के लिए यहाँ पे टैंक्स का, वेल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटीज़। तो हमें यहाँ पर जो डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, जैसे वेरालार है जिसको लैंड ओनर्स बोला गया, उजावर प्लोमैन को बोलते थे, अदिमाई स्लेव्स को बोलते थे, साउथ इंडियन नेम्स हैं ये। तो इनको किस तरीके से लैंड ग्रांट की जाती थी, तो इसके कुछ एविडेंसेस हमें स्टोन्स एंड कॉपर की प्लेट्स पे देखने को मिले हैं, संस्कृत और तमिल के जो टेक्स्ट हैं उसमें देखने को मिले हैं। प्रभावती गुप्ता अकेली ऐसी लेडी थी जिनको लैंड मिली थी, जो एक रानी की तरह इन्होंने काम किया था, अदरवाइज उस समय पे औरतों को मिलती नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे ये पीजेंट्स, ब्राह्मण्स, इसमें क्या डिफरेंसेस हुआ करता था, वेरिएशंस कैसे देखने को मिली है लैंड ओनर्स पे, ये सब चीज़ें। टाउन्स एंड ट्रेड में देखें तो न्यू सिटीज़ में आएंगे यहाँ पे उज्जैनी और पाटलिपुत्र, तो ये कम्युनिकेशन के लिए नए रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। महाजनपदास की ही कैपिटल्स होती हैं ये। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक एलिट्स जो फोर्टिफाइड एरिया में रहते थे और दूसरा है क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन जो है वो पोट्रीज बनाते थे, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को बनाया करते थे। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट की किस तरीके से ट्रेड हुआ करता था, जो रिवर्स हैं उसके द्वारा ट्रेड होता था, जो रिवर से एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ करती थी। यहाँ पे मर्चेंट्स हैं, पैडलर्स हैं, ये सब यहाँ पे ट्रेड किया करते थे। और जैसे जो सामान होता था उसमें सॉल्ट है, ग्रेन्स है, इस सब को एक दूसरे के यहाँ पे पहुँचाया करते थे। ट्रेड उस समय पे बहुत एक बड़ा कारण होता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है कॉइन्स एंड किंग्स। तो जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसको न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, और ये जो स्टडी है ये बताती है कि भाई उस समय पे राजा का जो काल है, जो समय है, वो किस तरीके से रहा था। कॉइन्स जो हैं वो राजा की प्रोस्पेरिटी को दर्शाते थे। और ये कॉइन्स जो हैं पहले आते हैं पंच मार्क्स कॉइन्स, जो सिल्वर और कॉपर के देखने को मिलेंगे 6th सेंचुरी BC में, ठीक है। ये मौर्यन एम्पायर के समय पे भी थे और ये बहुत सारे साइट से एक्सकवेट करके निकाले भी गए हैं। और कॉइन्स अगर हम देखें तो गोल्ड कॉइन्स आते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं कुशाना रूलर्स के द्वारा एंड गुप्ता रूलर्स के द्वारा, और दोनों ही डायनेस्टी अपने समय की बहुत ज़्यादा पावरफुल रही हैं। नेक्स्ट देखें होर्ड्स ऑफ रोमन्स। तो रोमन एम्पायर के समय पे भी हमको यहाँ पे कॉइन्स देखने को मिले हैं होर्ड्स में, यानी जो गुल्लक होती है ना, जो पोट्रीज होती है जिसमें पूरा भरा रहता है सिक्कों से, वो सब हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट है जो आपके ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं, जैसे योद्धास जो पाए गए हैं पंजाब एंड हरियाणा में 1st सेंचुरी में, तो उनके जो सिक्के हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले हैं। ये भी अपने इकोनॉमिक एक्सचेंजेस के लिए यूज किया करते थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके इंस्क्रिप्शंस जो डेसिफर्ड हुए हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में हुए हैं, वो है ब्राह्मी एंड खरोष्टी में। हम पहले भी देख चुके हैं, जो जेम्स प्रिंसेप ने किए थे 1838 में, ठीक है। दोनों ही स्क्रिप्ट जो है डिफरेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखने को मिले हैं हमें इंस्क्रिप्शन से, जहां पर उन्हें देवम पिया नाम का टाइटल दिया गया है जिसका मतलब है बिलव्ड ऑफ गॉड, और ये इंस्क्रिप्शंस उड़ीसा में देखने को मिले हैं। अगर हम इनके लिमिटेशंस की बात करें तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि इनके लेटर्स जो हैं फेंट हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, मिस्ड हो चुके हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।